नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी 6 to 12 सीरीज़ में। और क्वेश्चन पूछने का जो नया ट्रेंड चल गया है एनसीईआरटी से, तो उसमें आपका बहुत हेल्प होने वाला है। क्लास 6 से हम लोग स्टार्ट किए हैं, 12 तक जाएंगे, तो पर डे दो वीडियो आएगी आपके लिए। आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कल पॉलिटी भी आ गया था, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले है लोग कहाँ रहते थे। यहाँ पे एक कीवर्ड है, लोग कहाँ रहते हैं। हम लोग जो भी नोट्स है ना, नोट्स से ही अध्ययन करेंगे। नोट्स इतना निचोड़ यहाँ पे दिया हुआ है कि बाकी आपको किताब पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे। तो लोग ये कहाँ रहते थे, तो भारत में सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसमें पता चला है कि नर्मदा, जो मध्य प्रदेश में जो नदी बहती है, मध्य प्रदेश को बीचों बीच जो डिवाइड करती है नदी, वो नर्मदा नदी है। कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे, यह प्रमाण मिला है। वह कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मेन मामले किस मामले में थे, तो भोजन के लिए जड़ मतलब कंदमूल, फल, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते थे। जानवरों का शिकार भी इसके लिए करते थे। अतः ये कुशल संग्राहक थे जो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। नर्मदा नदी, जैसे मान लीजिए कि अगर भारत के यहाँ पे हम मैप बनाने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे चलिए इधर वाला मेन हम लोग इधर देखेंगे। जो नीचे वाला ये है, ये वाला एरिया है, यह है एमपी, ये एमपी है और यहाँ पे है सब गुजरात। तो ये जो नर्मदा नदी है, जो अमरकंटक से निकल के और ऐसे ऐसे बीच डिवाइड करते हुए और थोड़ा सा प्रवेश गुजरात से होते हुए और अरब सागर में यहाँ पे गिर जाती है। अरब सागर में यहाँ पे गिर जाती है। तो इसी के आसपास से फला फूला सबसे पहले लोग यहाँ पे निवास करते थे। और ये एरिया अगर नदी है, तो नदी के बगल में यहाँ पे इसके एरिया होगा जो कृषि के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, और किसी के लिए अनुकूल होगा। तो फल होगा, यहाँ फल फूल यहाँ पे होंगे ही, और जंगल वगैरह भी इधर होंगे। जंगल होंगे तो जंगल के बहुत सारा उत्पाद होता है, उस पर निर्भर थे यहाँ के लोग। और यहाँ पे अगर जंगल होगा तो यहाँ पे जंगली जानवर भी होगा, उसे भी मार के इन लोग खाते थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ, पाक अफगानिस्तान सीमा पे। इस स्थान पे 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों में सबसे पहले गेहूँ और जौ फसलों को अपनाया आरंभ किया। ठीक है सर, इसको हम लोग मैप से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कहाँ पे कह रहा है, उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ है, उससे थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैप आप देख रहे हैं, ब्लैंक मैप है इंडिया का। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो ये इंडिया का और पाकिस्तान के बॉर्डर हो गया, तो बॉर्डर हो गया। तो यहाँ पे जो देखिएगा, इधर ये वाला एरिया और इधर एरिया, ये हो गया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, तो ये हो गया सुलेमान वाला एरिया, और इधर हो गया किरथर वाला एरिया। तो ये जो है मतलब पठार है दोनों। तो इधर है, इधर यही बात यहाँ पे चल रहा है। इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, ये अपना इंडिया है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग वापस आते हैं। एरिया का आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ हम लोग लोकेशन दिए। तो वहीं पे कह रहा है कि वो जो एरिया आप देखे, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे यहाँ पे 8 वर्ष दे दिया है, 8 नहीं, इसको काट दीजिए। तो वहीं पे क्या हुआ था कि स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था। जो अभी हम आपको लोकेशन दिखाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान जो बॉर्डर पर दिखाए कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, वहीं पे सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया गया था। और वहाँ पे भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया गया था। गांव में लोग वहाँ पे निवास करते थे। और इसमें भी बोलेगा कि सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया, तो सबसे पहले पालतू बनाया गया था, ऐसे सबसे पहले कुत्ता को बनाया गया था। कुत्ता सबसे पहले पालतू बना था। और वहाँ पे साक्ष्य मिला है, कहाँ पे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में के आसपास, कि वहाँ पे भेड़, बकरी, गाय और बैल को भी वहाँ पे पालतू बनाया गया था।
चूँकि पुरातात्विक जो साक्ष्य होता है, ज़मीन के अंदर से चीज़ें निकलती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि कितना पुराना है और कौन-कौन सा जानवर का ये अवशेष है। तो इससे पता चला है कि वहाँ पे भेड़, बकरी, गाय, बैल ये सब के अवशेष वहाँ पे मिले हैं और वहाँ पे पता चला है कि गाँव में ये लोग निवास करते थे और गेहूँ और जौ फसलों को अपनाया वहाँ पे, उपजाया वहाँ पे। अच्छा, आगे कह रहा है उत्तर पूर्व गारो मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। तो इसको भी मैप से हम लोग समझेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। और वहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था और सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग मैप समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आ जाइए इधर कि मेघालय वाला जो एरिया हुआ, इधर मेघालय वाला एरिया में ये गारो हो गया। गारो खासी जानते हैं, ऐसे 3 पहाड़ियाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया। अच्छा, और इधर असम वाला एरिया हो गया, इधर हो गया जे। और उसके बाद कह रहा है विंध्यन, तो विंध्यन यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे अरावली है पर्वत श्रेणियाँ, यहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रेणियाँ, यहाँ पे सतपुड़ा है। मतलब सबसे ऊपर अगर सजाना रहे सजाइएगा सबसे पहले अरावली। अच्छा, यहाँ उसके बाद कर दीजिएगा ये विंध्यन। अच्छा, और सबसे नीचे यहाँ पे सतपुड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो ये जो है ये वाला, इसको क्या था, गारो, यहाँ पे असम वाला और यहाँ पे विंध्यन का उत्तर वाला भाग, माने ई ऐसे ले लीजिए ऐसे। तो यहाँ एकदम ये जो पर्वत श्रेणी दिखाई पड़ रहा है सीधे ये वाला, तो यही पर्वत श्रेणी है। यही पर्वत श्रेणी क्या है, तो यहीं पे क्या हुआ कि सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ। क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे अनाज को यहाँ पे भी उपजाया गया था विंध्यन के उत्तर में भी। और विंध्यन के उत्तर में और भी क्या सच मिला है कि हाँ, विंध्यन के उत्तर में और सच मिला है कि वहाँ पे चावल वहाँ पे उपजाया गया था। विंध्य के उत्तर में जो देख रहे थे सबसे ऊपर था अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा, तो बीच में जो विंध्यन था उसके उत्तर में सबसे पहले चावल को उपजाया गया था। अच्छा, और कृषि का विकास कहाँ पे, तो जो लाइन हम पा रहे थे उसके आसपास सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए सिंधु व सहायक नदियाँ। सिंधु और उसके सहायक जो नदियाँ हैं, सिंधु और सहायक नदियाँ जो हैं, यहीं पर सबसे पहले क्या हुआ था कि आरंभिक नगर फैले फूले थे। आरंभिक नगर फैले फूले और गंगा व तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैप में हम लोग समझते हैं, सिंधु एवं सहायक नदी के पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एक मैप बनाने का कोशिश करते हैं रफ में, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि भारत के यहाँ पे इधर तो हम लोग को नहीं जाना है, इधर। अच्छा, चलिए ये रफ में ले लीजिए। चलिए तो इधर जो है यहाँ से सबसे ऊपर में आया है यहाँ पे नदी, इधर से निकल के ऐसे आया है सिंधु नदी। क्या, सिंधु नदी पाकिस्तान में फिर प्रवेश कर गया है, जम्मू कश्मीर से इसे होते प्रवेश कर गया। सिंधु के बाद है झेलम, सिंधु के बाद झेलम, फिर यहाँ पे बहुत ही बड़ी नदी है चिनाब, और फिर रावी है ना। रावी ऐसे छोटी यहाँ पे है, रावी यहाँ पे छोटा। अच्छा, और ब्यास और सतलज यहाँ पे सीरियल नंबर से है। मतलब इसको सीरियल नंबर से अगर पूछे ऊपर से नीचे तक मतलब उत्तर से दक्षिण तक कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो सिंधु तो ऊपर है ही। अच्छा, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है दोस्तों।
सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, आप लोग याद रखिएगा। ऊपर से नीचे तक यहाँ पे नदियाँ बहती है। यहाँ पे 5, यहीं पे पंजाब है, पंजाब में यहाँ पे 5 नदियाँ, यहाँ पे ये सब 5 नदियाँ यहाँ पे बहती, इसीलिए पंजाब इसे नाम पड़ा है। तो चलिए यहाँ पे और यहाँ इसी के आसपास क्या हुआ था, किसी के आसपास सबसे पहले जो देख रहे हैं 5 नदियाँ हम पा रहे हैं, उसी के आसपास सबसे पहले यहाँ पे आरंभिक जो नगर है, देखिए इसके पहले हम लोग जाने थे क्या, इसके पहले हम लोग जाने थे कि गांव के बारे में, गांव बसा था। और यहाँ पे क्या हुआ था, इसी के आसपास सिंधु नदी के आसपास आरंभिक जो नगर हैं, आधुनिक जो नगर हैं, आधुनिक तो नहीं बोलेंगे लेकिन इसके पहले का जो भी नगर थे, इसी के आसपास फैले फूले थे। और गंगा के तटीय इलाका जो था, गंगा, थोड़ा सा गंगा का भी देख लेते हैं। तो गंगा का तटीय इलाका, अच्छा मान लीजिए गंगा है, ऐसे बह रही है, तो गंगा का जो ये सब तटीय इलाका हो गया, तो इस गंगा का तटीय इलाका 2500 ईसा पूर्व में यहाँ पे नगर का विकास हुआ था। पहले सिंधु नदी के आसपास हुआ और सिंधु के सहायक नदी के आसपास हुआ, उसके बाद गंगा नदी के आसपास हुआ। देखिए पहले इस सिंधु नदी के आसपास तो 4700 ईसा पूर्व में, देखिए 4700 ईसा पूर्व के आसपास हो गया था सिंधु और सहायक नदी के आसपास, और गंगा नदी के आसपास पूछे तो 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ था कहाँ, गंगा नदी के आसपास, और 4700 वर्ष पर पूर्व हुआ था किसके आसपास, तो सिंधु नदी के पास, ठीक है। यानी पहले सिंधु नदी के पास, उसके बाद गंगा नदी के पास नगर का विकास हुआ था, जो आरंभिक नगर। अच्छा आगे देखते हैं। गंगा व सोन नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुआ था। गंगा जो है, जो गंगा है, जो बिहार को 2 बराबर भागों में बांट, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांट देती है, तो वही गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुआ था, जो पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद ये सब क्षेत्र के लेके मगध की स्थापना किया गया था। अच्छा, इसका मूल केंद्र कहाँ था, तो मगध के ज़्यादातर राजधानी तो ऐसे पहले कहाँ था, पाटलिपुत्र, उसके बाद तो पहले था कहाँ, तो राजगीर था, राजगिरी, उसके बाद पटना मगध की राजधानी थी। अच्छा, तो वहाँ पे तो नगर का इतना अच्छा विकास हुआ था कि लकड़ी से काफ़ी उन्नत किस्म का महल बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य का वहाँ पे। तो बाद में काफ़ी बात का बात है, जब मगध के बात है, मगध जब स्थापना हो गया था वहाँ पे की बात है, ठीक है। आगे देखिए, देश का नाम इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा। ईरान और यूनान क्या बोला था कि सिंधु को क्या बोला था, हिंडोस और इंडोस। इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये जो सिंधु नदी है, सिंधु के पूर्व के भूमि, पूर्व मतलब इधर हो गया पूर्व, मैप में इधर पूरा उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, अब पूरा हो गया, ये पश्चिम हो गया, यही मैप में होता है। तो ये सिंधु नदी के पूर्व में इधर बदल कह रहा है, तो इधर के भूमि को क्या कहा था, इंडिया कहा था। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि ईरानी और यूनानी किस नदी के पूर्वी भूमि को इंडिया कहा था, तो सिंधु नदी के पूर्वी नदी को इंडिया कहा था, ठीक है। अच्छा, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ये भी हम लोग जानते हैं कि राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, वह ऋग्वेद में उसका वर्णन भी मिलता है, ठीक है। अच्छा, आगे है अतीत के बारे में कैसे जानें। ये भी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे ये भी लिख दिया थोड़ा सा, तो इसी के बारे में भी जान जाते हैं। तो अतीत के बारे में जानने के लिए, मतलब पुराना इतिहास के बारे में जानने के लिए पांडुलिपियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो पांडुलिपियाँ में महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ये क्या हैं, तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपियाँ होती थी हाथ से लिखी जाती थी, और ताड़ के पत्तों और भुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित होता था ये पांडुलिपियाँ, यह भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है इन पांडुलिपियों में धार्मिक
मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा इसमें मिलती है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे ये सब याद रखिएगा। पांडुलिपि कौची के ताड़ के पत्तों और भोज के पेड़ की छाल से निर्मित होता था। और यहाँ पे बाकी तो लग रहा है कि ये चैप्टर ख़त्म है। ये चैप्टर सब कुछ थोड़ा सा और है, इसी भी हम लोग देख लेते हैं। यह संस्कृत प्राकृत देखिए कह रहा है कि संस्कृत जो है इस संस्कृति की संस्कृत दे दिया है। यह संस्कृति है जिस प्राकृत एवं तमिल भाषा में लिखे गए हैं। जो लिखे गए हैं यहाँ पे जो पांडुलिपियाँ हैं, तो पांडुलिपियाँ प्राकृत एवं तमिल भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत जो था आम लोगों की भाषा था, यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित भी प्राकृत भाषा ही होगा, क्योंकि आम लोगों की भाषा जो रहेगा वही सबसे ज़्यादा प्रचलित रहेगा। अच्छा, यानी कि आम लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और पांडुलिपियाँ मिली हैं जो कौन कौन भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। अच्छा, अभिलेख क्या होता है? तो अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कठोर सतह जैसे पत्थर वगैरह पे उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख। पुरातत्वविद से क्या समझते हैं? तो वह व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, मतलब बहुत पहले जो वस्तु बना हुआ है अगर वो कहीं से मिला है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बोलते हैं पुरातत्वविद। पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि का अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद। अच्छा, आगे इतिहासकार किसे बोलेंगे? तो इतिहासकार जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं तिथियों का अर्थ। देखिए, जो अतीत का अध्ययन करते हैं और तिथियों का अर्थ को बताते हैं कि मतलब और तिथियों के बारे में बताते हैं कि कौन सा तिथि में कौन सा चीज़ें पाई जाती थी, कौन सा चीज़ें मिली हैं, इसके बारे में बताते हैं इतिहासकार लोग। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। जो ईसा मसीह के जन्म के पहले के बोलते हैं बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के बोलेंगे एडी, एनो डोमिनी का फुल नेम है एनो डोमिनी, मतलब ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। देखिए, एक ईसवी का भी तो अभी तो क्या है, तो अभी चल रहा है 2023। तो देखिए, इसके अगर इधर जाएंगे तो पहले 2022 होगा, 2021 होगा, 2020 होगा, ऐसे करते करते कभी तो रिवर्स में जाएंगे तो एक ईस्वी आएगा, तो एक ईस्वी आएगा तो और जाएंगे तो बताइए, तो माइनस में करना पड़ेगा ना, -1 -2 ऐसे करना पड़ेगा। तो यानी कि इधर वाला वही जो माइनस में कर रहे हैं उसको ईसा पूर्व बोलेंगे, और इधर जो अभी चला जा रहा है 1 2 3 4 करते करते अभी जो 2023 आ गया है, इसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे 2023 बोलते हैं ईस्वी। और एक जो यहाँ पे बाउंड्री है उसके इधर के बोलेंगे ईसा पूर्व, 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, मतलब इधर पीछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे देखिए, याद रखिएगा फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। ठीक है। अच्छा, कृषि का आरंभ, तो कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ है कृषि का आरंभ, और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4300 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर बसाए गए थे 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा घाटी 2500 वर्ष पूर्व, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर से कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, और सिंधु घाटी के प्रथम नगर 4700 ईसा पूर्व, और गंगा घाटी के 2500 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो यह चैप्टर समाप्त हो चुका, कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग इसे ढंग से पढ़िएगा और अपना नॉलेज प्राप्त कीजिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा, अपना सिलेक्शन पाइएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।